मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपनी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे स्वास्थ्य विषयक विषयों को लेकर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने आईपी अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष जी गुप्ता को निमंत्रित किया था और हम अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानते हैं कि आज उन्हीं साथ बचे हुए मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर पीयूष जी गुप्ता का अल्प परिचय, दिल्ली निवासी केंद्रीय आईपी के अध्यक्ष हैं और शैक्षणिक क्षेत्र में एकेडमिक जगत में एक बहुत ही आदरणीय नाम है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। पिछले सत्र में हमने जो बात की थी कि जंक फूड क्या होते हैं, उनके नुकसान क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं। सर, विषय को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा था कि परिवार में जब दोनों सदस्य अगर वर्किंग हो, माता पिता, तो उस समय में इसका कारण बढ़ जाता है। तो फिर से आपने कहा कि दूसरी बात जो होती है कि बच्चों के जो रोल मॉडल होते हैं घर से शुरू होते हैं, उनके पालक होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे जंक फूड का जो चलन है उसमें परिवार किस हद तक जिम्मेदार होता है उसके चलन में, और उपाय में भी किस तरह वो सहायक हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो समस्या है ये शुरू तो परिवार से ही होती है और परिवार ही इसका सॉल्यूशन भी है। आजकल वो प्रथा की साथ में बैठकर खाने वाले की तो खत्म ही हो गई है, जिसको जब समय मिलता है अपना डब्बा लेके टेलीविजन के आगे बैठ जाता है। तो एक तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि जब भी परिवार में जब खाया जाए, जब भोजन का समय हो, तो सब जहां तक संभव है इकट्ठा बैठ के कम से कम एक मील तो इकट्ठे करें, कि रात में सब इकट्ठे हैं, दिन में काम पे चले गए, और उसके बाद जब खाना लेकर जा रहे हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि कैंटीन के फूड पर या बाहर के खाने पर निर्भर ना रहें। टिफिन बच्चे को भी लेके जाना चाहिए और टिफिन बड़ों को भी लेकर जाना चाहिए घर पर। जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठकर, अगर समय नहीं है तो आप शाम को थोड़ी तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए घर पर कुछ बना सकते हैं जो बच्चा सुबह ले जा सकता है और आप भी सुबह ले जा सकते हैं। तो ये खाने में, और घर पे बहुत अच्छा ताजा खाना बन सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप थोड़ा-सा ज़्यादा बना के फ्रीज़र में रख सकते हो और उसको ओवर अ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय है, तो थोड़ा घर में बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, स्कूल के कैंटीन या वर्क प्लेस की कैंटीन पर निर्भर ना रहें, परिवार मिलके बैठ के खाना खाएँ और खाने के समय को एक एन्जॉयबल बनाना है। खाने का मतलब ये नहीं कि आप खा रहे हैं तो सामने टेलीविज़न या सामने स्क्रीन होना ज़रूरी है। खाने के वक़्त में 10 तरह की बातें होती हैं और पूरा परिवार बैठ के एक वी शुड लुक फॉरवर्ड टू अ मील, दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज़ इन द फैमिली। यानी भोजन आनंददायी क्षण होना चाहिए, और दूसरा कहीं युद्ध की स्थिति भी नहीं हो कि उसको छोटा बच्चा तो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसा जा रहा है, ये भी नहीं हो। वो एक अलग मुद्दा है जो आपने कहा, बहुत अच्छा है कि हमें लगता है कि बच्चे को खिलाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मतलब हम उसको तरह-तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, हम उसके आगे नाच भी नाचते हैं और दादा-दादी, नाना-नानी कार्टून भी दिखाते हैं और कि वो खा ले। और उसको लगता है कि मुझे इससे इम्पोर्टेंस मिल रही है बहुत ज़्यादा, तो वो कभी बच्चा आपका शादी के लायक हो जाएगा और आप उसको मुँह में खिलाते रहेंगे। अब मैंने ये भी देखा है कि इस तरह ये बहुत अलग चीज़ है, इस जी पर सर, फिर जी कभी सर, बात जी सर, जी करेंगे सर, जी सर, जी सर, विस्तार से। जी सर, जी सर। तो अगर हम संक्षेप में ये देखें तो ये जो भोजन का होता है, तो जितना सामूहिक रूप से हम करें उतना अच्छा है। तो जैसा हम पहले मानते हैं कि ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सीनियर लोग, उनका छोटे पर ध्यान भी होता है। अगर किसी को स्ट्रेस हो पता चल जाए, और अगर हम लोग साथ में भोजन करें तो कौन कितना ले रहा है, कैसा ले रहा है, वो भी बात हो सकती है। सर, पिछले और सत्र में सभी हमने, एक तरह जी का सर, भोजन लें, फिर जो भी बना है वो सारा ही पौष्टिक बने। उसमें ये नहीं आप कर सकते कि आप अपने लिए कुछ और बना रहे हैं और बच्चे को कुछ और दे रहे हैं। और घर पे बहुत अच्छी-अच्छी ऐसी चीज़ें हैं, मेरा एक प्रेज़ेंटेशन है, हमने जैसे घर पे बनाया, कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें। जैसे सबसे बड़ी एक चीज़ है पॉपकॉर्न। जी, हम मानते हैं पॉपकॉर्न बहुत हेल्दी है, मक्का है, लेकिन जो पॉपकॉर्न पैकेट में जो पॉपकॉर्न मिलता है वो बहुत अनहेल्दी है। मतलब जो माइक्रोवेव में रख के तुरंत बना लिया जाता है, उसमें इतना ज़्यादा बटर और नमक है कि वो एक तरह का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बन जाता है। तो वो नुकसान करता है। वो आप उसको बैठ के एक बाउल खा लो। अगर आप ताज़ा मक्का लाके या जो बाज़ार में भूनते हैं वो रेत में,
उसको लेके आके अगर उसको भी खा रहे हैं तो वो भी एक वो ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है। रिफाइंड फूड्स की बात है, जैसे घर में है, आप अगर आटा इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर अपना कोशिश करें कि आपको महीने या 2 महीने में एक बार आटा पिसवाना पड़े तो आप आटा पिसवा लें। अपने सामने गेहूं, उसमें कुछ मोटा अनाज जैसे जौ है, ज्वार है, रागी है, चना है, थोड़ा-सा एक प्रोपोर्शन में एक कुछ मोटा अनाज भी उसमें रखें, तो उसकी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो अपने आप बढ़ जाती है। और जब भी बच्चे को आप खाना दे रहे हो, तो अब ये बहुत कॉमन शिकायत है कि बच्चे को खाना पसंद नहीं आता है जी घर सर। का, और इसलिए वो कहता है मैं नहीं खाता, मुझे बाहर का अच्छा लगता है। अब बाहर का क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि घर के खाने में अब आप सिर्फ स्वाद से नहीं है, खाने की अपीयरेंस भी मैटर करती है। बाहर का प्रेजेंटेशन। खाना बहुत टेस्टी लगता है, दिखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा-सा समय उसके सर्विंग पर या उसके दिखने पर लगाएँ। अब आप रोज़ एक ही एक दाल है, आप दाल कोई ले लीजिए, हमारे यहाँ पीली दाल बनती है, ज़्यादातर दालें पीली ही बनती हैं। जी। अब रोज़ अगर उसकी शक्ल एक जैसी पीली-पीली दिखेगी, तो वो चाहे वो अरहर की दाल हो, मूँग की हो, उड़द की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे को वो पीली-पीली सी दिख रही है और वो रोज़ वही दाल नहीं खाएगा। तो कभी उसमें आप टमाटर डाल के रंग बदल सकते हो, पालक डाल के रंग बदल सकते हो। थोड़ी-सी खाने में इनोवेशन और मेहनत से बच्चा खा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो घर का खाना उसे पसंद नहीं आएगा। और बाहर की कुछ चीज़ें हैं जो बाहर मिलती हैं वो अनहेल्दी हैं, और वही अगर आप घर पर बनाओगे तो वो हेल्दी हो जाती हैं। इसके सर बारे मेरा में भी हम मे, बात कर सकते हैं। मेरे मेरा अगला प्रश्न ये था सर कि आपने पिछले सत्र में बताया था कि ये जो फास्ट फूड है जैसे पिज्जा बर्गर हो गए जो रेडी टू ईट हैं कि तुरंत मिल जाती हैं फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो कई पालकों के प्रश्न है कि अगर ये चीजें हम घर में बनाएं तो भी क्या ये जंक फूड की श्रेणी में आएगी और उतनी नुकसानदायक होगी? आपकी क्या सलाह है? देखिए, जो चीज़ घर में बन सकती है, वो घर में कभी भी उतनी कैलोरी डेंस या उतने ज़्यादा हैवी आप नहीं बना सकते किसी भी हालत में जो बाज़ार में उपलब्ध है। तो घर का बना हुआ कैसा भी हो, वो बाज़ार से हमेशा ही अच्छा होगा। घर में आपका तेल क्वालिटी का होगा। आप उतना तेल डालने की हिम्मत ही नहीं करोगे जितना आपको पता भी नहीं कि वहाँ कितना तेल डालते हैं या कितना ऑयल यूज़ होता है या नमक यूज़ होता है। और घर में आप एक लिमिटेड क्वांटिटी बनाते हो और एक बार में खा लेते हो, और कभी-कभी बनाते हो। अब रोज़ तो आप भी पिज़्ज़ा नहीं बनाने जाओगे, और खाली पिज़्ज़ा या बर्गर की बात नहीं है। हम घर में और भी देसी फास्ट फूड की बात भी ले लें कि समोसे हैं, कचौरी है, छोले-भटूरे हैं, पूरी है। तो ये भी हम, आप देखो, एक बार हफ्ते में हम एक बार ही बनाते थे कि हमने आज संडे कर लिया कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन सब हैं बैठ के खाएंगे, और वो सब हमारी गाइडलाइन के अनुरूप भी है कि हाँ ठीक है, एक मील हम ऐसा अलाउ करते हैं। तो घर में आप बना रहे हैं, आप कभी भी आप छोले घर में बनाओ, छोले भटूरे वाले, और अपने छोले, और आप उसके अंदर कितना भी उतना घी आप डाल ही नहीं सकते या उतना उसको डेंस कर ही नहीं सकते जितना बाजार में वो आपको कैलोरी मिलेगी। तो घर में एक मात्रा में ये खाना बनाया जा सकता है और खाया जा सकता है, क्योंकि इससे थोड़ा स्वाद भी बदलता है और एक रुचि भी घर के खाने में आती है कि यही चीजें, अब पिज्जा है या बर्गर है, आप जो बेस है वो भी घर में बना सकते हो। आप प्रोसेस्ड चीज की जगह ताजा अपना घर में बनाया हुआ पनीर इस्तेमाल कर सकते हो या कॉटेज चीज यूज कर सकते हो। तो और उतना आप जो सब्जियां हैं उसको सब्जियां काफी सारी डाल के उसको रिच कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि पिज्जा इज अ बैड फूड या बर्गर इज अ बैड फूड। वो तो कुछ देशों का तो राष्ट्रीय खाना है पिज्जा, लेकिन वो घर में अगर बनाया जाए और बाजार में, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। और घर का आप कभी कभी जो भी बनाना है आप बिल्कुल बना के घर में बच्चों को खिला सकते सर ऐसा करके तो हो आपने सर। हमारे बहुत सारे पालकों को आश्वस्त कर दिया है कि पिज्जा बर्गर खराब नहीं है लेकिन घर हाँ, में बनाओ मम्मी तो अच्छा बनाएगी है। माँ के हाथ का तो, जी, जी। माँ के हाथ से कभी भी अनहेल्दी खाना नहीं बनता, ये तो बहुत मानी हुई चीज है। ममता का पुट होगा उसके अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल, वो एडिशनल, वो तो बोनस है सर। जी सर। और आपने जिस तरह से कहा कि न केवल क्वांटिटी की कितना घी या तेल उसमें डाला जा रहा है बाहर की चीजें बल्कि क्वालिटी भी किस तरह का तेल डाला जा रहा है इसके बारे में हम लोग निश्चिंत नहीं है। सर इसी से मिलता एक और जुलता है। चीज तेल जी के सर। बारे में मैं कहना चाहूंगा, जी सर। सॉरी,
मैंने आपको बीच में नहीं नहीं एक चीज तेल के हाँ बारे में कहना चाहूंगा जी सर। कि एक ध्यान रखें माताएं और बहनें जब खाना बनाते हैं घर में कि वो रीफ्राई ना करें एक तो, और एक तेल को दोबारा दोबारा फ्राई करने के लिए इस्तेमाल ना करें। हमें होता है कि हमारी आदत है ना कि हम किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करते, निकल फेंकते नहीं है। तो एक बार तेल में हमने पूरियां बनाई, अब उसको तेल को रख लिया, फिर उसके अंदर हमने पूरियां उसी तेल में बना ली और इसी तरह से उसको 3-4 बार इस्तेमाल कर लिया, पकौड़े बनाए, उसके अंदर फिर उसी तेल को इस्तेमाल कर लिया। तो ये ना करें, कोशिश करें कि ऐसी कढ़ाई का इस्तेमाल करें जिसमें थोड़ी उतली हो, कि उसमें कम तेल आए और उसमें एक बार फ्राई करने के बाद बहुत कम तेल बचे जिसको दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। तो भर के तेल का इस्तेमाल ना करें और रीफ्राई रीफ्राई भी ना करें और चीज को तेल को दोबारा बार-बार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे उसमें हानिकारक केमिकल बनते हैं जो नुकसान दे सकते हैं। ये मेरे को बस घर के फ्राइड चीज में यही एक चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहना चाहता था मदर्स को जो घर में खाना बनाती। सर आपने, मैं जो सर प्रश्न पूछना चाहता हूँ उसका आपने उत्तर दे दिया। और इससे संबंधित देखिए सर, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि कई बार टीवी पे विज्ञापन आता है ये तेल अच्छा है, फला तेल अच्छा है, बाद में आता है कि ये तेल अच्छा है, तो उनके मन में शंका आती है हमने कौन सा तेल यूज करना चाहिए। इस बारे में क्या सलाह देना चाहिए सर? देखिए, हर तेल की अपनी क्वालिटी है, हर घी की अपनी क्वालिटी है। आप ये ब्लैंकेटली नहीं कह सकते कि खाने में सिर्फ देसी घी इस्तेमाल करो या खाने में सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल करो। तेल, हर तेल की अलग-अलग क्वालिटी, तो तेल जो है मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल करने चाहिए। मिले-जुले, मतलब एक बार अगर आप मान लीजिए 1 हफ्ता या 1 बॉटल आधा लीटर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं किसी चीज़ में आप सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑयल घर में इकट्ठे हों, अगर हों तो बहुत अच्छा है, कभी-कभी आपने मिक्स मैच करके बना लिया कोई। इसीलिए आप देखो ना, हमारे खाने में जो है ट्रेडिशनली, अगर हम रोटी पे है तो हम उसमें देसी घी डालते थे। जी हम दाल का छौंक लगाते हैं, देसी घी में बनाते हैं। हम कोई हरी सब्जी बनाते हैं तो सरसों के तेल में बनाते हैं। एक ही खाने में हम 3-4 तरह के वैरायटी जो हैं अलग-अलग तरह के उसके यूज़ करते हैं। तो वो एक ट्रेडिशनल था और वही चलते रहना चाहिए। संक्षेप में यही कहूँगा कि तेल भाँति-भाँति के मिला के इस्तेमाल करें। एक ही तेल को लंबे समय तक ना यूज़ करें और उसको बदलते रहें, ताकि उसका स्वाद भी बदले और डिफरेंट-डिफरेंट तेल की जो गुणवत्ता है, वो आपके साथ रहे और उसके जो थोड़े बहुत नुकसान हैं, वो एक ही तेल इस्तेमाल करते हुए आपको ज़्यादा समय तक ना रहे। सर, थोड़ा सा विषयांतर जी। करते बच्चों की तरफ मुड़ते हैं कि बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि फलों के जूस के प्रति बहुत आकर्षण होता है। आपने कहा कि जूस में सिर्फ केवल 20% मिल रहा है, बाकी चीजें तो होती ही है। और ये होता है कि 6 महीने के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट्री पूरक आहार की बात करते हैं उसमें कहा जाता है कि तरल पदार्थ से शुरू करें, तो बहुत सारी माएँ उसमें इसको फ्रूट जूस समझ लेती हैं। इस विषय में आपकी क्या राय हो? देखिए, जो सबसे पहले हम अ, तो ये देखें कि बच्चे को क्या फ्रूट की आवश्यकता है। फ्रूट की आवश्यकता है, बिल्कुल है। जी क्यों? क्योंकि फ्रूट में क्या चीज़ है? फ्रूट में विटामिन है, मिनरल है, फ्रूट में फाइबर है, फ्रूट में फाइटोकेमिकल्स हैं जो शरीर की ग्रोथ के लिए और शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए मदद करते हैं। अब बच्चा जब 6 महीने तक, तो हम कहते हैं, आप भी अपने प्रोग्राम में बताते रहते हो कि 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को स्तनपान मात्र कराना है और कुछ नहीं देना। 6 महीने के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू करते हैं, ऊपर के खाने शुरू करते हैं, तो जैसे आप भी कहते हो कि रस वाली चीज़, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल पानी जैसी हों वो नहीं देनी है। तो फ्रूट जूस भी उसी श्रेणी में आ जाता है। हमें तब देने चाहिए वो फूड जिसको हम कहते हैं फिंगर फूड्स। फिंगर फूड मतलब कि अगर हम उसे अ, उँगली पर रखें, तो वो उँगली पर रहे या वो नीचे ना गिरे, तो इस कंसिस्टेंसी का फूड होना चाहिए। तो आप बच्चे को होल फ्रूट दे सकते हो, आप उसको मसल के, छिलका उतार के मसल के और होल फ्रूट बिल्कुल दे सकते हो, बजाय इसके कि आप फ्रूट जूस दो। बाजार का फ्रूट जूस तो बिल्कुल नहीं देना है। जी और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिकमेंडेशन के हिसाब से बच्चे को 2 साल तक फ्रूट जूस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप उसको ताज़ा फल मैश करके बिल्कुल दे सकते हो। आप देखो, फल और फ्रूट जूस में क्या फ़र्क है? ताज़ा अगर निकाला भी है, तब भी क्या फ़र्क है?
जब आप फ्रूट दे रहे हो तो एक तो बच्चा उसकी शक्ल देख रहा है, उसको पता है गोल है, ये लंबा है, उसका रंग देख रहा है बच्चा, जी। उसको हाथ में फील करता है, एक टेक्सचर समझ में आता है कि ये फूड का टेक्सचर क्या है। सॉफ्ट स्किल्स हैं। शुरू में तो आप बीज निकाल के दोगे, कोई अगर मान लिया आप संतरा खिला रहे हो तो आप बीज निकाल के दोगे, धीरे धीरे उसे पता लगेगा 6 महीने बाद कि हाँ ये बीज निकाला जा सकता है। एक स्किल वो है जो वो सीखता है और उसके साथ साथ उसकी वो सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। फिर फ्रूट जूसेस में फाइटोकेमिकल्स वगैरह और फाइबर जो है, खास तौर से फाइबर बिल्कुल खत्म हो जाता है जब आप जूस के फॉर्म में उसे देते हो। तो फ्रूट में, पूरे होल फ्रूट में बहुत ज्यादा फायदे हैं एज कंपेयर टू फ्रूट जूसेस। और बच्चे को फ्रूट जूसेस, जैसा मैंने कहा कि 2 साल तक आप फ्रूट दे सकते हैं, फ्रूट जूसेस ना दें। और उसके बाद भी फ्रूट में कोई कमी नहीं है, आप दिन के 5 फ्रूट आराम से दे सकते हो, बल्कि ये रिकमेंडेड है कि कम से कम डिफरेंट तरह के, बच्चा 4 या 5 फ्रूट अगर दिन में खा सकता है तो वो सबसे ज्यादा बच्चे में मोटापा रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। सर, तो सर मैं जैसे आपके बात से समझ रहा हूँ कि अगर आप छोटे बच्चों को फ्रूट देते हैं तो न केवल आप उसका पोषण करते हैं बल्कि जो उसके नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहे हैं उसको स्टिमुलेट भी कर रहे हैं, कि उसका कलर, टेक्सचर और रूप रंग उसको पहचान रहा है और ब्रेन उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आप उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो केला छीलना सीखता है ना, जी। 1-2 केला बेकार करेगा, कोई जी। बात नहीं, जी। ठीक है, लेकिन उसे पता तो लगेगा कि ये फ्रूट है, इसको ऐसे छीला जाता है। तो आ, ठीक है, अच्छे बहुत सारी स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, जो बच्चे सीखते हैं जब वो फूड को हैंडल करते हैं। सर मैं जो कॉमनली माताओं के मन में शंका होती है उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बोले इस उम्र में बच्चा चबा तो नहीं पाएगा, दांत नहीं है, तो फ्रूट आप कहे तो नहीं, चबाएगा कैसा, एक। और दूसरा, अगर उसको होल फ्रूट हम दें तो कहीं गले में फंस तो नहीं जाएगा? वो आप मैश करके देंगे, बिल्कुल भी आप ये तो नहीं करेंगे कि आपने साबुत केला उसको दे दिया या आपने सेब की फाँक दे दी, तो ऐसा तो आप ऑब्वियसली नहीं करोगे। मैंने कहा वो फिंगर फूड होना चाहिए, जी। तो आप उसको, केला है उसको थोड़ा मैश कर सकते हो, एप्पल भी है आप उसको थोड़ा-सा भुरभुरा उँगली में कर सकते हो और बच्चे को खिला सकते हो। तो अगर आप मोटा दोगे तो बिल्कुल वो गले में फँस सकता है। तो ये तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी शुरू-शुरू में कि बच्चे को ऐसा फूड दें जो वो आराम से निगल ले या मतलब वो खा ले। तो वो कंसिस्टेंसी बना के देनी चाहिए। और उसके अलावा उसका जो कफ रिफ्लेक्स है वो भी तो अपने आप में एक प्रोटेक्टिव चीज रहेगी, कि उतना तो आप भी ध्यान रखेंगे और बच्चे की बॉडी भी ध्यान रखेगी कि अपने आप में कहीं फंस नहीं जाए वो। सर बहुत बार ये बिल्कुल। होता है कि माताओं का, हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है तो जिसमें हम लोग कहते हैं कि स्तनपान माँ के दूध के बाद, तो ऐसा माना जाता है कि गाय का दूध या ऊपर का दूध देना चाहिए, और माताओं की शिकायत हुई बच्चा दूध पीता नहीं है तो उसमें कोई तो भी चीज मिक्स करके देनी चाहिए। आपने उदाहरण दिया था कि कई हाइट बढ़ाती है, कई वजन बढ़ाती है, कई स्टेमिना बढ़ाती है, पर ऐसी चीजें की जो माताओं लगती है कि वो मिल्क में देनी चाहिए जिससे उसका टेस्ट बदल जाए, फ्लेवर बदल जाए, तो वो कहाँ तक उचित है सर? मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी चीज़ों की कोई भी आवश्यकता है, बहलाने-फुसलाने के लिए उसको आप दे सकते हो, टेस्ट बदलने के लिए आप उसको दे सकते हो। लेकिन आप उससे ये उम्मीद नहीं रखना कि इससे बच्चे को कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है या इससे मेरे बच्चे की हाइट या वज़न कुछ ऐसे में कुछ बढ़ जाएगी या उसकी कुछ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ यही होगा कि हाँ, आप उसका टेस्ट बदलने के लिए अगर आप कुछ डाल रहे हो, तो आप डालें। ये ध्यान रखें कि वो कैफ़ीनेटेड ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप अ, चाय, कॉफ़ी तो हम कहते हैं जैसे कैफ़ीन है, पहले 5 साल तक बच्चे को कैफ़ीनेटेड प्रोडक्ट्स चाय या कॉफ़ी बिल्कुल ही मना करते हैं कि नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज़ें ना हो, बाकी जो भी आप डाल रहे हो, उसमें देख लें कि उसके इंग्रीडिएंट्स में कि कैफ़ीन ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे को नुकसान करे, और थोड़ी मात्रा में डालें कि जस्ट एक स्वाद बदल जाए, बस। इससे ज़्यादा उससे कोई अपेक्षा करना ठीक नहीं है उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट से। तो सर इसके बजाय जैसे आप हमेशा रिकमेंड करते हैं घरेलू चीजें, जैसे आप कहते हैं कि ताजे फल वगैरह अगर वो मिला के डालें तो कैसा ठीक रहेगा? अब तो बहुत अच्छा है, आप उसको कितने तरह-तरह के शेक बना सकते हो। ये तो एक इनोवेशन है कि जितना माँ के पास समय होगा और वो बच्चे के साथ जितना समय देती हैं उतना सबसे अच्छा है। घर में घर का बना डब्बा बंद खाना क्यों आना शुरू हुआ बच्चों का? जो जी। बेबी फूड्स हैं, वो इसीलिए आने शुरू हुए कि घर में समय कम पड़ने लगा और बनाने की प्रवृत्ति कम हो गई।
और तो फिर सरकार को कानून लाना पड़ा, जो आईएमएस एक्ट है उसके अगेंस्ट भी वो कानून लाना पड़ा। और यही है कि हाँ, अब डब्बा बंद खाना तो एक बहुत इमरजेंसी के लिए है कि जब कुछ नहीं है और बहुत, लेकिन जहाँ तक संभव है आप बच्चे को घर पर ही बनाकर खाना दें और दिन में बच्चे को 4-5 बार, छोटे बच्चे को खास तौर से खाना चाहिए और बदल-बदल के भी देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, एक ही रंग का, एक ही टेक्सचर का आप उसे देंगे बार-बार तो वो बोर हो जाएगा। वो आप 2 बार दाल खिला लेंगे, तीसरी बार आप वही वाली पीली दाल नहीं खिला सकते उसको। जिसका प्रेजेंटेशन चाहे आप उसका रूप रंग बदलें, उसका स्वरूप बदलें, उसका प्रस्तुतिकरण बदलें, जी, जी। तो वो ज्यादा शायद बच्चा उसके प्रति आकर्षित होगा। सर मैं थोड़ा सा बिल्कुल, विषय को बिल्कुल। बदल रहा हूँ। अभी जिस तरह से जी, कोरोना पीरियड चल रहा है, पिछले साल में लॉकडाउन देखा था, कई जगह पर अभी चल रहा है, तो यहाँ पर आने जाने पर प्रतिबंध मनाही है और बाहर का जिस खाने की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी अभी कम है। तो ऐसे समय में जो किशोर हैं, दो चीजों से बाहर आना जाना नहीं है और दूसरी बात कि उनके अंदर में जो मनोवैज्ञानिक तनाव है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके अंदर में, ऐसे समय में ऐसा माना तो भूख ज्यादा लगती है। तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए इस समय में, आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक खाने की तालिका बननी बहुत ज़रूरी है, खाने का समय फ़िक्स होना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो एक घर में खाने का कुछ एक टाइम होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप रात को 3 बजे, 4 बजे तक सो रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और सुबह उठ के आपका नाश्ता तो गायब हो गया और फिर आपने 12-1 बजे उठे और तब से आपने खाना शुरू किया और आप टूँगते ही जा रहे हैं हर वक़्त। तो खाने का एक निश्चित समय होना घर में भी रह के बहुत आवश्यक है कि एक नाश्ते का समय है, एक लंच का समय है, इवनिंग स्नैक्स हैं और डिनर है। और अगर आप 4 मेजर मील मान लो, अगर आप एक मिड डे स्नैक कहते हो, एडोलेसेंट को भूख लगती है, हम मानते हैं 8-9 बजे नाश्ता करने के बाद 11 बजे एक मिड डे स्नैक या ले सकते हैं और हर एक चीज़ की मात्रा फिक्स होनी चाहिए। मात्रा नहीं, मतलब हर चीज़ में क्या-क्या लेना है, कौन से में, अगर आप एक टाइम टेबल बना लोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा और अगर नहीं बनाओगे तो आर्बिट्रेरी है, जो फ्रिज में पड़ा है, बच्चा उसको निकाल के खाता है तो आपको भी रोक नहीं है, उसे कुछ मिलेगा। फ्रूट बाहर अगर रखे होंगे, जैसा है कि फ्रूट आमतौर पे फ्रिज में रख दिए कि वो अब जब निकलते हैं ठंडे हैं, एकदम से नहीं खाए गए, तो कुछ रीच में वो चीज़ें होनी चाहिए। फ्रूट्स हैं, दूसरी चीज़ है नट्स हैं। जो आम नमकीन खाते हैं बच्चे, उसकी जगह अगर आप प्लेट में नट्स रखेंगे, नट्स में बादाम है, काजू है, अखरोट है, किशमिश है, ये मिला के एक आपने पैकेट बना दिया। आपने गुड़ और चने का एक पैकेट बना दिया। जो मखाने हैं, मखाना बहुत अच्छा एक स्नैक बन सकता है और जो एडोलेसेंट्स हैं, एडल्ट्स को भी मखाने बहुत पसंद आते हैं। उसको रोस्ट करके, उसको तलें ना, उसको रोस्ट करके उसकी बहुत अच्छी नमकीन बनती है और वो उसकी पसंद आती है। फिर एक आपने देखा होगा बिहार में ये बहुत अच्छी है, उसको कहते हैं मुझे नाम भूल रहा है, जो पफ्ड राइस के साथ बनाते हैं, झालमुड़ी। झालमुड़ी में वो मुरमुरे होते हैं जी। और मुरमुरे में आपने सलाद, खीरा, प्याज, टमाटर ये सब काट के और उसमें थोड़ा हल्का-सा एक वो ऑयल का डैब देते हैं, सरसों के तेल का, और उसमें थोड़ा मसाला मिला के वो बहुत टेस्टी लगती है चाट। तो इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें हैं। आप चीला बना सकते हो, इडली जो है आप आम इडली ना बना के आप रागी की इडली बना सकते हो। आप कुछ पोहा या इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। फ्रूट्स, उत्पम है। बहुत सारे फूड्स हैं जो घर में बनाए जा सकते हैं और एडोलेसेंट को थोड़ा-सा ना आप रसोई में लाओ, उनसे खाना बनवाओ, उनको सिखाओ। उनका समय भी निकलेगा और उन्हें समझ में भी आएगा कि ये हेल्दी चीज़ है, ये कैसे बनती है। और वो एक अच्छी एक कला भी हाथ में आएगी, अपना खाना पकाना हर इंसान को आना चाहिए। तो वो भी एक समय अच्छा उनका कटेगा। आत्मनिर्भरता सर, भी बढ़ेगी उनकी खुद की। बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पे जहाँ माना जाता है किचन ये लड़कियों का काम है, तो लड़कियां तो दूर हो ही रही, लड़के तो पहले से दूर थे। तो आपकी सलाह के अनुसार लड़कियां छोड़ के लड़कों ने भी उसमें हाथ बटाना चाहिए और आपने कहा इसे कला का नाम हाँ, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल बटाना चाहिए। मैं जब हॉस्टल गया था रहने के लिए तो मुझे याद है कि खाना अगर कभी मन में नहीं आता था, तो क्योंकि मुझे खाना बनाना आता था, तो मेरे जितने सहयोगी छात्र थे, मेरे पास एक हीटर था, वो मेरे कमरे में आ जाते थे कि तुम खाना बना के खिलाओ और मैं सबको खिलाता था। तो ये कला है जहाँ जिससे मुझे भी नहीं और मेरे सहयोगियों को भी फ़ायदा हुआ, जो मेरे साथ छात्रावास में थे। मेरे मन में शंका तो थी सर, जिस तरह से आपने सब तरह के छौंक की बात की थी, सब तरह की सब्जियों की बात की है,
छिलने की बात की जी। थी कि आप इस विषय में भी पारंगत तो हैं ही हैं, तो आपने खुद ही उस बात को कह दिया। सर, बातें बहुत ज्यादा है, मुद्दे बहुत सारे हैं, पर समय की अपनी सीमा है, तो कार्यक्रम को यही रोकना पड़ रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट के स्वभाव का, उनके व्यक्तित्व का वो पहलू हमारे दर्शकों के सामने लाते हैं जो सामान्यतः सामने दिखता नहीं है। जैसा मैंने आपको देखा हूं, मैंने यूट्यूब पर आपका एक वीडियो देखा था कि आपने हिंदी साहित्य के तमाम वरिष्ठ कवियों की आवाज निकाली है और एक रचना प्रस्तुत की जो आपकी खुद की लिखी हुई है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब हम मानते हैं कि मेडिकल साइंस जो इतना क्लिष्ट और इतना जटिल विषय है और पूरी पढ़ाई अंग्रेजी की है, हिंदी साहित्य में आपकी रुचि कैसे हुई और आप इससे अपने आप को इतना सहज कैसे महसूस करते हैं? ये अब आपने ये दिल के अंदर छूने वाली बात है। ये क्योंकि हिंदी साहित्य या साहित्य पर से हिंदी ही शुरू से ही मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और मैं जब भी मैं किताब का मौका मिलता था मैं उठा के पढ़ता था। तो हिंदी में मैंने हिंदी पढ़ना मुझे सबसे अच्छा लगता है। अंग्रेजी भी मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने में, समझने में उतना समय लगता है एक किताब जितने में मैं हिंदी की 10 किताबें पढ़ सकता हूँ, अंग्रेजी किताब उतने में मैं एक पढ़ता हूँ। तो मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है और कविताएँ मुझे पसंद थी। मैं घर में, हमारे आस-पास तब छोटे थे तो कवि सम्मेलन हुआ करते थे और रात में शुरू होते थे, तो मैं कई बार रात भर वहाँ कवि सम्मेलन में भी बैठा रहता था। और उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा-सा ये पढ़ता रहूँ, साहित्य पढ़ता रहूँ, जितना बंगला साहित्य है, मराठी साहित्य भी है, जो हिंदी में उपलब्ध है। जितना हिंदी में मैं पढ़ पाया हूँ, दूसरे अनुवाद भी, दूसरे साहित्य के मैंने वो सारे पढ़े। मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेजी पढ़ने में मुझे समय ज़्यादा लगता है, तो मैं थोड़े और समय कम मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे हिंदी में वो सारा मिल जाए, तो मैं जल्दी उसको पढ़ लेता हूँ। और लॉकडाउन के समय में वो थोड़ा समय था और दिमाग परेशान रहता था, तो जैसा आपने कहा कि कुछ पॉज़िटिविटी के लिए मैंने वो वीडियो 2-4 बनाए और उनमें जो भी कविताएँ स्कूल के समय की थी, वो दोबारा दोहराई और स्कूल के मेरे साथ के मित्रों को इतना पसंद आया और सबको अपना वो पुराने ज़माना का एक याद भी हुआ और एक पॉज़िटिव रहा कि हाँ, इतने साल से हम साथ हैं और आगे भी इतने साल साथ रहेंगे। तो अभी कोरोना की वजह से ज़िंदगी यहीं खत्म नहीं होती है। सर, अगर जी। हमारे दर्शकों की मांग है कि उन्होंने देखा नहीं आपको, उसी रचना में से अगर आप किसी कवि की आवाज में 2 पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत मैं कर ये सकें। आपको एक सुनाता हूँ, ये एक ये मेरी नहीं है लेकिन ये श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। बहुत फेमस कविता है उनकी और स्कूल में सबने पढ़ी होगी जो भी मेरी उम्र के थे या थोड़े 5-10 साल ऊपर-नीचे, क्योंकि ये कोर्स की एक कविता थी, तो मैं 2-4 पंक्तियाँ इसकी सुना रहा हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। न घर बार मेरा, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हूँ हवा मैं बसंती हवा। थैंक यू। सर, जितना अच्छा आपका प्रस्तुत करना है उतनी अच्छी आपकी याददाश्त भी है। बातें और बहुत सी करनी थी लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा दिल्ली निवासी आईआईपी अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष गुप्ता के साथ संपन्न हुई। हमारी कोशिश रही कि कार्यक्रम आपको रोचक और जानकारी देने वाला बने, लेकिन कार्यक्रम कैसा हुआ इसके अंतिम निर्णायक आप और आप ही हैं। अपनी सूचना आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर द्वारा हमें सूचित कर दें। अब आपसे विदा का समय हो गया, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर नए विषय की आपसे फिर बात होगी। सर, आपने जिस अनूठे ढंग से और जितने रोचक ढंग से हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।